नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ एक बेहतरीन से सेशन पे चर्चा करने के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे यहाँ इस चैनल पर चल रहा है वन शॉट रिवीजन। अभी वन शॉट रिवीजन जो चल रहा है, आपकी पेपर की तैयारी को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। आपके पास टाइम इतना बचा नहीं है कि आप पूरा डीपली सिलेबस पढ़ें। साथियों, हम आपको जो सिलेबस करा रहे हैं बिल्कुल रिवीजन में काफी फास्टली करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आप अपने पेपर के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके और अपने पेपर का हर टॉपिक अच्छे से मजबूत कर सके। साथियों, हमसे जुड़ने का यही फायदा है कि आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो आपकी तैयारी एक अलग लेवल की हो जाएगी, कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने इस चैनल से जुड़ करके काफी हद तक अच्छा किया है ना। तो हम तो आपके लिए ही यहाँ पर इस चैनल पे उपस्थित हैं। तो आशा है कि आप जुड़े रहिए। हम तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं, अपना काम कर ही रहे हैं। चलिए, तो आज साथियों हम पहले पढ़ चुके हैं मानव विकास के बारे में, और मानव विकास का रिवीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में। साथियों, प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आखिर क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के द्वारा। मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं कितने तरह के होते हैं? दो तरह के कार्य है। मनुष्य द्वारा किए गए कार्य, तो साथियों इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी मनुष्य के जो भी कार्य किए जाते हैं वो दो तरह के हैं। एक कार्य जो जिन्हें वो अपने लिए, खुद के लिए करता है, यानी स्वयं के लिए करता है, और दूसरा जो है वो दूसरों के लिए करता है, यानी पूरे समाज के लिए करता है। तो कार्य कितने तरह के मनुष्य के? दो प्रकार के कार्य है। पहला है स्व संबंध। स्व संबंध मतलब कि जो उसके खुद के निजी जीवन से संबंधित होते हैं। दूसरा होता है पर संबंध, जो दूसरों से संबंधित होते हैं, है ना, जो पूरी समाज के लिए करता है, पूरी सोसाइटी के लिए करता है। तो मनुष्य के कार्य दो तरह के हैं, ठीक है, स्व संबंध और पर संबंध। अब ये स्व संबंध कार्य में मनुष्य क्या करता है? ये भी दो तरह के होते हैं। एक जिससे पैसा प्राप्त होता है, यानी धन की प्राप्ति होती है। किसकी? धन की प्राप्ति होती है। और दूसरे कार्य क्या होते हैं? जिनसे धन की प्राप्ति नहीं होती, यानी गैर धन प्राप्ति वाले कार्य है, ठीक है ना, यानी जिनसे धन की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। और ये पर संबंध कार्य कैसे होते हैं? सामाजिक कार्य होते हैं, जो कि समाज की भलाई के लिए किए जाते हैं। तो वो सारे पर संबंध कार्य कहलाते हैं। तो मनुष्य के द्वारा दो प्रकार के ही कार्य किए जाते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे मानवीय क्रियाएं जो है वो दो प्रकार की हैं। कैसी हैं सुनिए जरा। तो मानवीय क्रियाएं लिखिए जरा, मानवीय क्रियाएं। तो देखिए, मानवीय क्रियाएं कितनी तरह की हैं? तो दो तरह की हैं। एक आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। गैर आर्थिक क्रियाएं। तो हमें पढ़नी कौन सी है? आर्थिक क्रियाएं पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मनुष्य का जीवन अच्छे रूप से संचालित होता है। तो आर्थिक क्रियाओं को पढ़ना है हमें। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति हुई होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी? जिनसे उसे धन की प्राप्ति नहीं होती, वो सभी कार्य उसके गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देना, वे सभी कार्य जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जिनसे उसे कोई धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आर्थिक क्रियाओं के ही हम कई सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं आर्थिक क्रियाओं के टाइप के बारे में। यहां लिख देता हूं, है ना, आर्थिक क्रियाएं। तो मनुष्य के द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम लगभग तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? तीन भागों में। तो पहली होती है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरी द्वितीयक, यही लिख दूं, द्वितीयक, और तीसरी तृतीयक। अब तृतीय क्रियाकलाप को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। अब इसमें कई और सारी सेवाएं आती हैं, जैसे मान लीजिए चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया, उनको भी हमें इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए जरा कहां पे लिखूं।
यहां पर लिख देता हूं, है ना, इसे मिटा करके पहले। तृतीयक, अब चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलाप। तो ये 5 प्रकार की क्रियाएं हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो वे सभी कार्य जो मनुष्य प्रकृति पर निर्भर होकर के करता है, वातावरण पर निर्भर होकर के करता है और उससे धन की प्राप्ति होती है, तो वो उसकी क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा वो सभी कार्य किए जाते हैं जिनसे उसे धन की प्राप्ति हो रही हो, लेकिन वो कौन से कार्य है? जो प्रकृति पर निर्भर हो। मतलब मनुष्य के द्वारा ऐसे कार्य किए गए हों जो कि उसके वातावरण से संबंधित हो, प्रकृति से संबंधित हो, तो वो क्या कहलाएंगी? प्राथमिक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे कृषि, कृषि किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, मृदा से संबंधित है ना। तो ये क्या कहलाएगी? प्राथमिक क्रिया कहलाएगी। कृषि, है ना, खनन, ये सारे क्या कहलाएंगी? प्राथमिक क्रियाएं कहलाएंगी। वहीं द्वितीय क्रियाकलाप में कौन से कार्य किए जाएंगे? तो इसमें सारा विनिर्माण का कार्य किया जाएगा। अब ये विनिर्माण के कार्य क्या होते हैं? जैसे कि उद्योगों का संचालन, ठीक है, एक सुई निर्माण की कंपनी से लेकर के एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी तक के सभी कार्य विनिर्माण में ही आते हैं, और ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? विनिर्माण या फिर द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। तृतीय क्रियाएं किसे कहते हैं? तो वो सभी कार्य जिससे वे सभी सेवाएं, इन्हें कार्य या सेवाएं कहेंगे, सेवाएं, वे सभी सेवाएं जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, वो तृतीय क्रिया कहलाती हैं। अब इसमें क्या होती है? इसमें एक ड्राइवर की सेवा ले लीजिए, ड्राइवर की सेवा, ठीक है, एक पुलिसकर्मी की सेवा पुलिस वाले की, है ना, पुलिसकर्मी की सेवा, ठीक है ना, ये सभी सेवाएं इसमें आती हैं। एक वकील की सेवा, ठीक है। अब चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या आएगी? तो चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप में कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं आती हैं। जैसे चतुर्थक के, मान लीजिए यहां लिख देता हूं, तो चतुर्थक क्रियाकलाप में कौन से कार्य आते हैं? जैसे कि आपके सूचना आधारित या कंप्यूटर आधारित कार्य, ठीक है, जो कंप्यूटर पे बैठ करके कार्य किया, डेटा एनालिसिस की जॉब होती है ना, अकाउंटेंसी की, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, तो ये सारे की सारी क्रियाकलाप चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं। पंचम क्रियाकलाप में क्या आते हैं? पॉलिसी मेकर्स, यानी कि नीति निर्माता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, वो सब इसमें ही शामिल होते हैं। किसमें? पंचम क्रियाकलाप में। इसमें कुछ विशेषज्ञ भी आते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम इन 5 क्रियाकलापों में बांट करके पढ़ते हैं, और इनमें से हमें पढ़ना है प्राथमिक क्रियाएं। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? प्राथमिक क्रियाएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या है? तो वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य के वातावरण पर निर्भर होती हैं, प्रकृति पर निर्भर होती हैं, वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। अब प्राथमिक क्रियाकलाप देखो, इसको हम अपन ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई मनुष्य गांव में रह रहा है। अब वो गांव में रह रहा है तो खेती बाड़ी करेगा और पशु पालेगा, ठीक है, खनन कार्य करेगा, यानी खुदाई से जो भी रिलेटेड कार्य होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो मनुष्य कार्य करेगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो अपने गांव में रह करके पहले खेतीबाड़ी कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि खेतीबाड़ी का सीजन चला गया, तो अब वो अपने पशु पाल रहा है। अब किसी के पास पशु पालने के लिए नहीं है, तो फिर वो खनन कार्य करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे ही क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उसकी प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो कि वातावरण पर निर्भर होती है, यानी वातावरण यानी उसकी प्रकृति पर निर्भर है। समझ में आ रहा है? एनवायरनमेंट पर निर्भर है एक प्रकार से, ठीक है। तो वो प्राथमिक क्रियाएं हैं। अब प्राथमिक क्रियाएं जो आज मनुष्य कर रहा है वो कृषि में आ गई, पशुपालन में आ गई, लेकिन क्या आदि मानव के टाइम में क्या कार्य किए जाते होंगे?
यानी मनुष्य जो था, आदि मानव भी तो था उससे पहले, जो आज का मनुष्य है इससे पहले वो आदिम अवस्था में था, आदि मानव के जीवन काल की बात कर रहे हैं अब। तो शुरुआत में मनुष्य के पास दो ही आर्थिक क्रियाएं थी। कौन सी? तो पहली, वो भोजन को इकट्ठा करता था, कंदमूल इकट्ठा करना, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता था? पशुओं का आखेट करता था। क्या काम करता था? पशुओं का आखेट करता था। आखेट मतलब शिकार करना, ठीक है। तो मनुष्य आदिम समाज में दो प्रकार की क्रियाएं किया करता था। एक वो पशुओं का शिकार किया करता था और दूसरा भोजन संग्रहण किया करता था। भोजन संग्रहण में कंदमूल इकट्ठा करना, कुछ खाने योग्य पौधे पत्ते इकट्ठे करना, ये सारे कार्य करता था। अब भोजन संग्रहण बात कर रहे हैं, भोजन संग्रहण पर। तो भोजन संग्रहण का मतलब क्या होता है? अपने लिए, अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए भोजन को इकट्ठा करना भोजन संग्रहण कहलाता है। अब भोजन संग्रहण मनुष्य क्यों किया करता था? क्या पता कि कल भोजन ना मिले, है ना, बरसात आ गई, बारिश हो गई तो कल भोजन ना मिले, तो इसीलिए मनुष्य की आदत रही है भोजन को इकट्ठा करके रखने की, ठीक है। तो मनुष्य भोजन का संग्रहण किया करता था। और दूसरा कार्य क्या करता था? तो हम 1 मिनट यहां लिख लेते हैं, आदिम समाज, आदिम समाज की आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या थी आदिम समाज की? तो आदि मानव दो प्रकार के कार्य किया करता था। तो पहला, वो भोजन संग्रहण करता था, भोजन संग्रहण करता था यानी इकट्ठा करता था। और दूसरा, आखेट करता था यानी शिकार करता था पशुओं का, ठीक है, यानी शिकार, और इससे पेट भरता था, ठीक है। अब भोजन संग्रहण में कंदमूल इकट्ठे करता था, कंदमूल और खाने योग्य पौधे, पौधे तथा फल, इनको इकट्ठा किया करता था मनुष्य और इन्हीं से अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। तो ये सारे कार्य मनुष्य करता था। अब भोजन संग्रहण समझ में आ गया कि भोजन संग्रहण क्या है, भोजन को इकट्ठा करके रखना भोजन संग्रहण है। लेकिन और शिकार भी समझ में आ गया होगा कि आखेट मतलब पशुओं का शिकार करना, ठीक है ना, पशुओं के माध्यम से अपना पेट भरना। तो मनुष्य करता क्या था कि पहला तो काम उसका यही था कि कहीं से भी पेड़ पौधे इकट्ठे कर लिए जाएं खाने योग्य जब उसे मिले, और दूसरा कि वो आखेट कर ले, किसी पशु का शिकार कर ले। और आमतौर पर जब वो मनुष्य शिकार किया करता था तो शिकार करते करते उसने अपने वातावरण में महसूस किया कि जिन जानवरों का वो शिकार कर रहा है, तो शिकार करने से उन जानवरों की संख्या लुप्त होती जा रही है। यानी मनुष्य को क्या समझ में आया कि भाई अब हमने जो शिकार किया है, इतने सालों से जो शिकार करते हुए आ रहे हैं, अब वो धीमे धीमे जानवर खत्म होते जा रहे हैं। तो मनुष्य बड़ा सेल्फिश है। मनुष्य ने क्या किया, देखा चारों तरफ वातावरण में अब वो जानवर नहीं दिखते हैं जिन्हें हम आसानी से शिकार किया करते थे। अब जो शिकार आसानी से हो जाते थे तो मनुष्य को उसी का मजा आता था शिकार करने में, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो गए। जब धीरे धीरे खत्म होने लगे तब उसने देखा कि आसपास के वातावरण में अब भोजन की कमी होने लगी। तो इसलिए उसने फिर क्या किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू करा। लेकिन पशुओं को पालतू बनाया उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं कि भोजन संग्रहण किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। पेपर में आता है बड़े आराम से, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे कि भोजन संग्रहण किन 2 क्षेत्रों में किया। देखिए विश्व के 2 ही क्षेत्र हैं जहां पर भोजन संग्रहण किया जा सकता है या किया जाता था, ठीक है। तो विश्व के, और दूसरा क्या है, निम्न अक्षांश के क्षेत्र, के क्षेत्र। अब इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है तो इनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। देखिए उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में नाम आता है उत्तरी कनाडा, जो हमारा कनाडा है, कनाडा, और इसी के साथ साथ यूरेशिया, यूरेशिया यानी जो हमारा साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, ठंडा इलाका, ठीक है। और इसी के साथ दक्षिणी चिले, दक्षिणी चिली, चिले भी कहते हैं इसको, एक छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है।
और इसी के साथ अब निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में कौन से आते हैं, तो अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, अफ्रीका आता है। तो और कौन सा आता है, और एशिया के आंतरिक प्रदेश, एशिया के आंतरिक प्रदेश, और एक और आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इन क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो भोजन संग्रहण जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा, है ना। चलिए, भोजन संग्रहण पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण कैसे हो गया है। देखिए, विश्व में भोजन संग्रहण का जो व्यापारीकरण हुआ है उसके कई कारण हैं। देखिए, पहला क्या है, लिख देते जरा, भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण। तो भोजन संग्रहण के व्यापारीकरण होने के क्या कारण है साथियों। देखिए, जब मनुष्य अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर लेता है या फिर उस उत्पादन को इकट्ठा कर लेता है, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद वह मनुष्य उससे कोई धन अर्जित करने के लालच में उस भोजन का क्या कर देता है, व्यापारीकरण कर देता है, यानी उससे पैसे कमाने के लिए उसे बेच देता है। तो ऐसा ही किया जाता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे ये सभी जहां पर भी भोजन संग्रहण किया जाता है, तो इसका व्यापारीकरण किस किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में जानते हैं। ये क्या है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका व्यापारीकरण करने का कारण क्या है। पहला कारण यह है कि मनुष्य ने जो शिकार करके पशुओं को मारा, और पशुओं को मार के फिर जब उसने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या है, इसका बहुत ज्यादा मूल्य है। जैसे मनुष्य ने हाथी दांत उद्योगों में देखा कि हाथी दांत उद्योगों की बड़ी मांग है कि वो हाथी के दांत का उपयोग करें। जैसे चमड़ा उद्योग में डिमांड क्या है, पशुओं के चमड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है कि मृत पशुओं की चमड़ी लेकर के आइए, ठीक है ना। तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड की जाती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार डिमांड करता है 12 सींगों के, और एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके सींग का व्यापारीकरण किया जाता है, ठीक है। पशुओं की जो चमड़ी होती है उसके कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे लेदर का बेल्ट बनाया जाता है, लेदर के जैकेट्स बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इसी प्रकार से मनुष्य जो भोजन इकट्ठा करता था, जैसे कि शहद को इकट्ठा करता था, कंदमूल को इकट्ठा करता था, तो इनकी शहरों में डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने पर फिर इसको बेचा जाने लगा। अब इसी प्रकार से मनुष्य इकट्ठा किया करता था कई सारी जड़ी बूटियों की, और जड़ी बूटियां अब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक बहुत बड़ी कीमत पर बिक रही हैं, या बहुत ऊंचे मूल्य पर बिक रही है। तो इनकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो इसीलिए इनका मूल्य ज्यादा मिलता है, यानी इनकी कीमत ज्यादा मिलती है। तो इसी कारण से हुआ क्या कि भोजन संग्रहण का क्या हो गया, व्यापारीकरण हो गया। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से, अधिक धन अर्जित करने के उद्देश्य से मनुष्य ने क्या किया कि भोजन संग्रहण जो किया करता था उसका व्यापारीकरण कर दिया। आगे पढ़ते हैं भोजन संग्रहण का व्यापारीकरण। चलिए साथियों, अब एक नंबर का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीबीएसई बोर्ड में कि च्युइंगम, जिसे आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर चबाया होगा, तो एक क्वेश्चन आता है कि च्युइंगम को चूसने के बाद उसके शेष बचे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो साथियों, च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष बचा हुआ भाग जो होता है उसको कहते हैं चिकल। क्या कहते हैं उसको? चिकल कहते हैं। तो चिकल क्या है? च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसको हम चिकल कहते हैं। और चिकल क्या है? चिकल जैपोटा के वृक्ष के दूध से बनता है। किससे बनता है चिकल? जैपोटा। जैपोटा नाम का एक वृक्ष होता है, और जैपोटा नाम के वृक्ष के
दूध से बनता है, यानी दूध के रूप में, जैसे दूध की तरह एक पदार्थ निकलता है जैपोटा वृक्ष से, उससे क्या बनता है, चिकल बनता है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो चिकल किससे बनता है, जैपोटा के वृक्ष से बनता है, और जैपोटा वृक्ष के अंदर से एक दूध नुमा, एक दूध की तरह एक प्रोडक्ट निकलता है, एक प्रकार से एक रस निकलता है, उससे क्या बनता है, फिर जैपोटा की वृक्ष से चिकल बनता है, जिसे आप च्युइंगम कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं जरा। चलिए साथियों, अब हम पढ़ते हैं अपना पशुचारण के बारे में। पशुचारण, देखिए मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य पहले भोजन का संग्रहण करता था और पशुओं का आखेट करता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पशुचारण। तो मनुष्य ने क्या किया, अब पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। तो पशुओं को पालना शुरू क्यों किया, क्योंकि उसने देखा कि मैंने बहुत ज्यादा शिकार करके पशुओं को मारा है, और पशुओं को मार करके हमने जो अपनी आवश्यकताएं पूरी की हैं, अब धीरे धीरे आसपास के वातावरण से पशु खत्म होने लगे। तो मनुष्य ने अपनी जरूरतें तो पूरी करी, लेकिन वो पशुओं को नुकसान पहुंचा दिया, वातावरण को प्रभावित कर दिया। तो अब मनुष्य चाहता था कि लंबे समय तक अगर हमें पशुओं का शिकार नहीं कर पाए, पशु नहीं मिल पाए, तो हमारा जीना भी संभव नहीं है। तो इसलिए मनुष्य ने क्या किया, अब पहले पशुओं को पालना शुरू कर दिया। यानी मनुष्य ने जो कृषि कार्य किया, यानी कृषि करी, तो कृषि से पहले मनुष्य क्या करता था, पशुपालन करना शुरू किया था मनुष्य ने, ठीक है। तो मनुष्य ने क्या काम करना पहले शुरू किया था, पशुपालन। अब पशुपालन क्यों किया, क्योंकि उसे अपने भोजन के लिए कई सारी चीजें चाहिए थी, जैसे शेल्टर मतलब पशुओं से उसे मांस मिलता, ठीक है, पेट भरने के लिए, है ना, पशुओं के से, और उसके साथ उनसे जो दूध मिलता, कई सारे ऐसे पशुओं को भी उसने पाला, ठीक है। तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद कई सारे जानवर को फिर उसने पालतू बनाया था, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पशु पालन कहेंगे। अब देखिए पशुचारण क्या होता है। तो मनुष्य ने उन पशुओं को पाला और उनको चराने के लिए एक निश्चित चरागाह में वो जाया करता था, ठीक है। आसपास के वातावरण में पशुओं को चरा करके लाता था और उनसे कई सारी चीजों को प्राप्त करता था, जैसे दूध को प्राप्त करता था, मांस को प्राप्त करता था। और इससे हुआ ये कि पशुओं की जनसंख्या, जो पशुओं की जो संख्या थी, वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि मनुष्य ने उनको क्या कर लिया था, पालतू बना लिया था, ठीक है। और उनको समय अनुसार धीरे धीरे उपयोग करने लग गया। अब पशुओं का उपयोग उसने वजन ढोने के लिए किया और परिवहन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये लोग क्या करते थे, पशुचारण, पशुओं को चराना क्या कहलाता है, पशुचारण कहलाता है। अब मनुष्य क्या करता था, पशुचारण के लिए एक जगह तो रहता नहीं था, तो कई जगह चल फिर करके पशुओं को चराता था, यानी कि बहुत लंबे समय तक दूरियां तय करके वो पशुओं को चरा के आता था। तो जब दूरियां तय करता था लंबी लंबी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को चरा करके लेकर के जाता था, तो इसी को क्या कहा गया, चलवासी पशुचारण। क्या कहा गया, चलवासी पशुचारण कहा गया। तो चलवासी पशुचारण कौन होते हैं, तो वे व्यक्ति जो अपने पशुओं के लिए चरागाह की तलाश में और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं अपने पशुओं के साथ, तो वो चलवासी पशुचारक कहलाते हैं। और यही उनकी अब एक दिनचर्या बन चुकी थी और पशुचारण किया करते थे, जो कि क्या कहलाया, चलवासी पशुचारण कहलाया। अब चलवासी पशुचारण के इनके खुद के कुछ निश्चित चरागाह हुआ करते थे। इनके पूरे विश्व में 3 निश्चित चरागाह देखे जा सकते हैं। तो 3 निश्चित चरागाह कौन से हैं, जरा पढ़ते हैं ना। तो चलवासी पशुचारणों के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र, तो इनके 3 प्रमुख क्षेत्र थे। कितने थे, 3 प्रमुख क्षेत्र थे। तो कौन कौन से थे, तो पहला जो था वो था उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट, अटलांटिक तट, अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए, प्रायद्वीप होते हुए, अरब प्रायद्वीप होते हुए मध्य
चीन तथा मंगोलिया तक फैला था। यानी ये लोग इतनी लंबी दूरियां तय करके क्या करते थे, पशुचारण किया करते थे, पशु चराते थे। और नंबर 2 पे कौन सा है, यूरोप तथा एशिया का टुंड्रा प्रदेश। कौन सा, टुंड्रा जलवायु वाला प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। और इसी के साथ नंबर 3 पे कौन सा था, तो पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट है ना, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट तथा मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। तो यहां पर ये लोग पशुचारण किया करते थे। ये 3 जगह पर पशुचारण होता था। अब ये एक शब्द लिखा है प्रायद्वीप। तो साथियों प्रायद्वीप क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र, भूमि का एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। यानी वह भूखंड जो तीनों ओर से जल से घिरा हो तो वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। जैसे कि हम अपने कई सारे राज्यों को कर्क रेखा से, विशेषतः जो कर्क रेखा से नीचे राज्य हैं उन सबको हम प्रायद्वीपीय राज्य कहा जाता है, यानी हम उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इन तीनों के अलावा आपको पता चली गया है, ठीक है, यूरोप, ये तीनों आपके चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। चलिए साथियों अब हम पढ़ते हैं चलवासी पशुचारकों का ऋतु प्रवास। चलवासी पशु चारकों का ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है, ऋतु प्रवास क्या होता है, तो साथियों कुछ पशु चारक ऐसे हैं जो मौसम के अनुसार अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वो ऋतु प्रवास कहलाता है। मतलब देखिए जरा, पशु चारक क्या होते हैं, कुछ पशु चारक, कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं जो अपने पशुओं के साथ भोजन की तलाश में, है ना, और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करते हैं, तब उन्हें चलवासी पशुचारण कहते हैं। परंतु ऋतु प्रवास क्या है, तो ऋतु प्रवास में थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि जब मनुष्य मौसम बदलने के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है ताकि वह अपना भोजन और स्वास्थ्य और अपना पानी की तलाश की मांग पूरी कर सके, तो उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश की कई सारी जनजातियां हैं जो सर्दियों के दिनों में मैदानी भाग में क्या कर जाती हैं, प्रवास कर जाती हैं, और गर्मियों के दिनों में फिर से वो पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, यानी ठंडे इलाके में पहुंच जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है। तो मौसम के अनुसार एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर चले जाना ही क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। अब ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां कौन सी हैं, तो ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां, तो कई सारी जनजातियां हैं, उनमें से विशेषतः जो जनजातियां हैं उनके नाम लिख देता हूं। तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भोटिया समुदाय के लोग क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। भोटिया समुदाय के लोग क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये 4 जनजातियां जो कि एक नंबर में पूछ ली जाती हैं कि ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां कौन सी है, तो ये 4 ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। और भी विश्व में कई सारे हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं, तो फिलहाल आप ये चीज याद रखना, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भोटिया, ठीक है। चलिए साथियों अब हम पढ़ते हैं कि चलवासी पशुचारकों की संख्या क्यों घटती जा रही है। चलवासी पशु चारकों की संख्या कम होने के कारण, यानी ये कम क्यों हो रहे हैं के कारण, तो इसके कई सारे कारण हैं साथियों। पहले जब मनुष्य ने चलवासी पशु चारा, यानी जब पशुओं को घूम फिर करके इधर उधर जा करके पशुओं को चराता था, लंबी दूरियां तय करता था, तब
उस टाइम पर आज की तरह बॉर्डर नहीं हुआ करते थे देशों के, ठीक है ना। जैसे आज पूरी तरीके से तार लगा करके बॉर्डर बनाए गए हैं। कई बार अमेरिका ने तो मैक्सिको के बीच में जो बॉर्डर बनाया वो दीवार खड़ी कर दी पूरी की पूरी। तो पहले क्या है, इस टाइप के बॉर्डर नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वो लोग एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में बड़े आसानी से लंबी दूरियां तय कर सकते थे, ठीक है। वो पैदल ही चले जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला कारण क्या है कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण है कि प्रतिबंधित चराई को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया कि तुम इस क्षेत्र में चरा सकते हो, इस क्षेत्र में नहीं चरा सकते हो। इसी के साथ साथ क्या किया गया है कि निश्चित चरागाह क्षेत्र कर दिए गए हैं, निश्चित चरागाह का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। और क्या कर दिया गया है, और इसी के साथ साथ सभी जो भी जनजातियां ऋतु प्रवास करके पशुओं को चरा करके इधर उधर आती थी, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में जाती थी, अब धीरे धीरे उन पर भी बैन लगाते जा रहे हैं कि तुम्हें अब घूम फिर के पशुओं को नहीं चराना है, ठीक है। यानी अब सरकार द्वारा सीमा के किनारे नई बस्तियां बसा दी गई हैं, जिससे अब पशु चारा के एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में बड़ी आसानी से नहीं आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ पशु चारण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब आगे पढ़ते हैं हम कृषि के बारे में, ठीक है। चलिए साथियों, कृषि पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है पेपर में, जिसका नाम है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, इसी को कहते हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्यिक पशुधन पालन या वाणिज्य पशुधन पालन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है क्या? देखिए साथियों, जब व्यापारिक स्तर पर पशुओं को पाला जाता है और इसमें ज्यादातर दुधारी पशुओं या फिर ऐसे पशुओं को पाला जाता है जो एक ही कैटेगरी के होते हैं। जैसे एक जो गाय पाली जाएगी तो एक पूरे फार्म में गाय होंगी, ठीक है। और अगर घोड़े पाले जाएंगे तो पूरे फार्म में सिर्फ घोड़े ही घोड़े होंगे। भैंस पाली जाएगी तो भैंस ही भैंस होंगी। यानी एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है और इसका उद्देश्य होता है अधिक लाभ कमाना। और ये इससे लाभ कैसे कमाते हैं? तो इनके द्वारा प्राप्त, इनकी पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको ये क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं, ठीक है। और इससे इन्हें बड़ी मात्रा में आय की प्राप्ति होती है और ये क्या कहलाता है? वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। ये भारत में भी किया जाता है, इसी के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के कई सारे देशों में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब हमने पशुधन पालन पढ़ लिया है और हमने आखेट को भी पढ़ लिया है और भोजन का व्यापारीकरण क्यों हुआ ये सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि के बारे में। और कृषि के बारे में क्या है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कृषि के कई सारे स्वरूप होते हैं, कई सारे प्रकार की कृषि की जाती है। तो एक है निर्वाह कृषि, और निर्वाह कृषि यानी जीवन पालन के लिए की जाने वाली कृषि को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। और जीवन पालन करने के लिए जो कृषि करते हैं ना, वो भी दो तरह की है। यानी इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान में की जाने वाली निर्वाह कृषि, जिसे हम कई सारे किसान इंडिया के जो हैं वो केवल अपना पेट पालने के लिए यानी भरण पोषण के लिए जो कृषि करते हैं उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। इसी टाइप से दूसरी कृषि है, एक और कृषि है जिसका नाम क्या है, जिस जो आदि मानव के टाइम में की जाती होगी, जब मनुष्य ने कृषि का मतलब शुरुआती जो रूप था, जब मनुष्य ने कृषि करनी शुरू करी, पहले उसने खेत बनाए थे, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो आदि मानव के टाइम की आदिकालीन निर्वाह कृषि। और दूसरा टाइप क्या है? गहन निर्वाह कृषि। तो ये वर्तमान में की जाती है गहन निर्वाह कृषि। तो इसके दो टाइप हैं, ठीक है। और रोपण कृषि, रोपण कृषि वह कृषि है जिसको यूरोपीय देश के
जो यूरोपियंस थे उन्होंने अपने अपने जिन देशों को उन्होंने उपनिवेश बनाया था, जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था, उन देशों में इस प्रकार की कृषि शुरू की थी। जैसे कि चाय के कई बागान लगाए, कई कॉफी के बागान लगाए, कई केले के बागान लगाए। तो इसी प्रकार से उन्होंने कई सारे जो कृषि थी उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसको क्या किया था, शुरू किया था। और इसी प्रकार से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मतलब एक बड़े भाग में बहुत ही बड़े फार्म होते हैं जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है और ज्यादातर कार्य मशीनों से किए जाते हैं। ठीक है, तो ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि का वह रूप होता है जिसमें फसलें भी उगाई जाएं और पशुओं को भी पाला जाए ताकि रोजगार उन्हें पूरे वर्ष भर मिलता रहे, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। डेयरी कृषि, तो डेयरी कृषि में पशुओं को पाला जाता है, और कैसे, दुधारू पशु जो दूध देने वाले होते हैं। ठीक है, तो दुधारू पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि गाय को पाला जाता है, बकरियों को पाला जाता है, भेड़ को पाला जाता है, और इनसे प्राप्त जो दूध होता है इसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक बेचा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है, यानी खट्टे फल उगाए जाते हैं, खट्टे फल की कृषि की जाती है, और सब्जियों को भी उगाया जाता है, उसे हम भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। उद्यान कृषि में क्या होता है, बागवानी कृषि होती है एक प्रकार से ये, जिसमें फूलों का उत्पादन होता है। ठीक है, और भी कई सारी होता है इसमें। और सहकारी कृषि, सहकारी कृषि क्या होती है, जब कोई संस्था बना करके कृषि कार्य किया जाए, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि अब मिलकर के कार्य करेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, सहकारी कृषि कहेंगे। अब हम इन सबके टाइप को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कृषि, जो कि नाम है निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह कृषि का मतलब आपको पता चल ही गया है कि निर्वाह कृषि होती क्या है। तो जब मनुष्य भरण पोषण के लिए, यानी अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन के पेट पालने के लिए मनुष्य जब कृषि करता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। और निर्वाह कृषि के कितने टाइप हैं, तो निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। पहला आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है, जो आदि मानव काल में की जाती थी, जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था, यानी खेत बनाने शुरू किया था। क्योंकि प्रकृति से हमें खेत तो मिल नहीं गए थे सीधे के सीधे, के खेत बन गए, बड़े बड़े मैदान पड़े और कृषि कर लो, तो ऐसा भी नहीं था। तो मनुष्य ने पहले क्या किया था, जंगलों को काटा, पेड़ों को काटा, और पेड़ों को काट करके उसने क्या किया, फिर पेड़ों को जलाया, कुछ पेड़ों को जलाया, कुछ पेड़ों को साइड में कर दिया, और फिर उस पे कृषि करनी शुरू की, खेत बना करके। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो इसके दो टाइप हैं। तो पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में आपको पता चल गया कि क्या होती है, कि इसे आदि मानव के टाइम में मनुष्य ने पेड़ों को काटा और काट करके फिर उसको जलाया। तो काटने को क्या कहते हैं, कर्तन। क्या कहते हैं, कर्तन। और जलाना मतलब दहन। तो कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है कृषि या कर्तन दहन प्रणाली वाली कृषि। ठीक है ना, तो कर्तन दहन कृषि का मतलब क्या है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, अब इस कृषि में क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, पेड़ों को काट करके पेड़ों को जलाता है और वहां पे खेतीबाड़ी करता है, और खेतीबाड़ी करता है 3 से 5 साल बाद, जब उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है जमीन का, तो मनुष्य उस जमीन को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। और जब दूसरी जगह चला जाता है तो वहां पर भी जाकर के पहले पेड़ों को काटता है, फिर जलाता है, और फिर वहां पे खेतीबाड़ी करता है, और फिर 3 से 5 साल में फिर से वहां का जब उपजाऊपन कम हो जाता है, फिर वो दूसरी जगह चला जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जहां भी जाता है यही क्रिया अपनाता है, और तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, अब मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह से चलाया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्थानांतरित कृषि का कहा जाता है। और इस कृषि में क्या है, पुराने औजार जो फावड़े, कुदाल है ना, इन सब चीजों से क्या किया जाता है, कृषि कार्य को संपन्न किया जाता है। इसमें ज्यादातर घरेलू लोग ही मिलकर के काम करते हैं, उनके परिवार के सदस्य ही। ठीक है, और ये वाली कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूमिंग। और अमेरिका
तथा अमेरिका तथा मैक्सिको। मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, इसमें मिल्पा। और इंडोनेशिया तथा मलेशिया में इसे लादांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लादांग। ठीक है, ये इसके नाम है और पूछे भी जाते हैं एक एक नंबर में, याद रखना। ठीक है, कि कर्तन दहन प्रणाली आदिकालीन निर्वाह कृषि को क्या क्या नाम से जाना जाता है, इन चारों पांचों नाम से जाना जाता है, ये याद रखना और पूछा भी जाता है। ठीक है, अब है गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि भी बाबू दो प्रकार की है। अब पहला है गहन निर्वाह कृषि में दो टाइप है, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है चावल रहित। ठीक है, चावल प्रधान और चावल रहित। तो चावल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और पानी वर्षा की उससे पूर्ति की जाती है, वर्षा से। ठीक है, पानी की कमी की। अब चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में मुख्य फसल चावल है जिसे उगाया जाता है, और इसी के साथ साथ कुछ छोटी मोटी फसलें उगाई जाएगी, लेकिन मुख्य फसल क्या है? चावल है इसकी। ठीक है, और चावल को उगाया जाता है। और इसी के साथ साथ अब क्या है? चावल रहित। चावल रहित वह कृषि होती है जिसमें गेहूं, सोरपम, सरसों, बाजरा, राई ऐसी फसलें उगाई जाती है, परंतु चावल को नहीं उगाया जाता है। और ये सारी फसलों के लिए क्या है, जो खेत होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और विखंडित जोतें होती हैं, और इसी के साथ साथ क्या होता है कि इसके किसान के जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सब मिलकर के इन सभी कृषि कार्यों को संपन्न करते हैं। और जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो वर्षा से पूरी कर ली जाती है। और इसी के साथ साथ क्या है, ये कृषि कहाँ की जाती है? गहन निर्वाह कृषि। तो ये गहन निर्वाह कृषि की जाती है उत्तरी चीन में की जाती है, मंचूरिया में की जाती है, जो कि पहले अलग राष्ट्र हुआ करता था, एक अलग प्रांत था, अब चाइना का ही है। मंचूरिया में की जाती है। हाँ, तो ये कृषि कहाँ की जाती है? तो ये कृषि की जाती है चीन, मंचूरिया, उत्तर कोरिया और जापान में की जाती है, जहां पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जापान में सोरपम उगाया जाता है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो निर्वाह कृषि आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं रोपण कृषि के बारे में। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि को पूरे विश्व में यूरोपीय लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि रोपण कृषि को शुरू किसने किया था? यूरोप वासियों ने किया था। अब ये लोग कहाँ करते थे ये रोपण कृषि को? तो रोपण कृषि की शुरुआत इन्होंने अपने जिन देशों को इन्होंने अपना गुलाम बनाया था, उपनिवेश बनाया था, उन देशों में इन्होंने रोपण कृषि को शुरू किया था। इसको अपन ऐसे समझिए जरा कि जैसे ब्रिटेन के लोग, जब ब्रिटिश लोग थे वो भारत में आए। अब ब्रिटिश लोगों ने भारत पे कई सालों तक उन्होंने शासन किया। अब शासन किया तो इन्होंने भारत में कुछ कृषि को इंट्रोड्यूस किया, जैसे नील की खेती इन्होंने शुरू की थी, है ना। अफगानिस्तान में जैसे शुरू की गई थी, जैसे कि अफगानिस्तान में शुरू की गई थी, आज भी की जाती है अफीम की खेती। ठीक है, और भी कई सारे चाय के बागान लगाए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो रोपण कृषि होती है, रोपण कृषि में कौन सी फसलें आती हैं? जैसे कि गन्ना, कपास, ठीक है, और इसी के साथ जूट, चाय, कॉफी तथा रबड़, ये सारी कृषि क्या कहलाती हैं? ये सारी कृषि रोपण कृषि कहलाती हैं। इनको शुरू किसने किया था? तो यूरोपीय देशों के जो ब्रिटिशर्स थे, फ्रांसीसी थे, और इन्होंने अपने उपनिवेशों में शुरू किया था। ठीक है, और चलिए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने खेतों का आकार भी क्या है? छोटा होता है, लेकिन इसमें कृषि बहुत ज्यादा की जाती है, लोगों की जरूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है, ताकि उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सके। श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि फसलों की देख रेख से लेकर के, है ना, जैसे चाय के बागान में तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पत्तियों को तोड़ने से लेकर के सारे काम
श्रम के लिए जरूरी है, ठीक है ना, यानी मजदूरों की जरूरत है। इसी के साथ परिवहन के साधन की अच्छी आवश्यकता होती है ताकि माल जल्दी से बाजारों तक पहुंच जाए, ठीक है। क्षेत्र, अब ये देखिए कहाँ कहाँ की जाती है, तो फ्रांसीसियों ने शुरू की थी तो पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी के और कोकोआ के बागान लगाए थे। कोकोआ क्या होता है, तो कोकोआ एक प्रकार से जैसे आपने सुना होगा कोकीन, तो कोकीन का उत्पादन इसी कोकोआ के पौधे से किया जाता है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, भारत व श्रीलंका में चाय के बागान लगाए थे और मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए थे, ठीक है। और अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल के बागान लगाए थे, नारियल के बागान लगाए। हॉलैंड वासी यानी डचों ने इंडोनेशिया में गन्ने के बागान लगाए थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है जो है फेजेंडा करके, फेजेंडा किसे कहते हैं, तो ब्राजील में यूरोप वासियों ने जो कॉफी के बागान लगाए थे उसे फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। तो यूरोप वासियों के द्वारा ब्राजील में जो कॉफी के बागान लगाए थे उसे फेजेंडा कहते हैं और आज भी ये यूरोप वासियों के अधीन है, ठीक है। चलिए साथियों, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है, जब बड़े बड़े बागान, ये बड़े बड़े क्षेत्र में, बड़े बड़े खेतों में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाए तब उसे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहा जाता है, ठीक है। अब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है, मुख्य फसल क्या है इसकी, तो अनाज की फसल है तो अनाज उगाया जाएगा। तो मुख्य फसल क्या है, तो मुख्य फसल है गेहूं, गेहूं ज्यादा उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, गेहूं। अब गेहूं के साथ साथ कई और सारी फसलें भी उगाई जाती हैं, सोरपम उगाया जाता है, सोयाबीन उगाया जाता है, इसी के साथ और भी ज्यादा फसल उगाई जाती है, परंतु मुख्य फसल क्या है, गेहूं है। इसी के साथ साथ खेतों का आकार, तो खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, खेतों का आकार बड़ा होता है, ठीक है, बहुत विस्तृत होता है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें सारे के सारे काम मशीनों के माध्यम से किए जाते हैं, मनुष्य बहुत कम लगते हैं इसमें, ठीक है, श्रम का उपयोग बहुत कम किया जाता है, अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अब बात की जाए तकनीक की, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और ज्यादातर कार्य मशीनों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अब बात की जाए सिंचाई की, तो सिंचाई भी उन्नत किस्म के प्रणाली के द्वारा की जाती है, जैसे कि पाइप ड्रिप सिंचाई, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा पाइप लगे होते हैं खेतों में, देखा भी होगा आपने कई सारे चैनलों पर कि पाइप लगे होते हैं और खेत में चारों तरफ से पानी गिर रहा होता है बौछार के रूप में, ठीक है, उसे पाइप ड्रिप सिंचाई कहते हैं, है ना। इसी के साथ साथ सिंचाई स्थायी होती है, जो ट्यूबवेल वगैरह से की जाती है। और अब बात की जाए उत्पादन का, तो प्रति एकड़ उत्पादन इसका बहुत कम होता है, प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्या, अब इसके क्षेत्र में क्या है देखिए जरा, तो इसे मिटा देता हूं थोड़ा फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्षेत्रों के बारे में, इसके क्षेत्र क्या क्या है, मतलब ये कहां कहां की जाती है, तो इसके 6 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में से क्या कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में से प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है, प्रेयरीज, ठीक है। और नंबर 2 पर आता है अर्जेंटीना में किस नाम से जाना जाता है, अर्जेंटीना में पंपाज, यानी अर्जेंटीना के पंपाज। इसी के साथ साथ नंबर 3 पे दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के वेल्स। और नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, इन्हें डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। और नंबर 5 पे
न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्या है? न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान, कैंटरबरी के मैदान, कैंटरबरी के मैदान। अब नंबर 6 पे है यूरेशिया, तो यूरेशिया के स्टेपीज। तो ये 6 क्षेत्र पूछे भी जाते हैं और वर्ल्ड मैप में इनमें से कोई ना कोई जरूर दिया जाता है, इनमें से कोई 2 जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि प्री बोर्ड में भी पूछे गए थे। ठीक है, अब इनको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र भी कहा जाता है और इन्हीं को घास के मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घास के मैदान। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब हम आगे क्या जानते हैं, देखिए जरा। अब एक चीज सुनिए, ये इसमें क्या है, ये 6 विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र है, यानी कि इसमें वह फसल उगाई जाती है जिसकी बड़ी मात्रा में डिमांड होती है। जैसे कि खाद्यान्न में क्या है, गेहूं, गेहूं की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो गेहूं इसकी प्रमुख फसल है। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है इनके क्षेत्रों में। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, अर्जेंटीना के पंपास कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान और यूरेशिया के स्टेपीज। ठीक है, अब देखिए जरा, न्यूजीलैंड का एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश में क्या कि दूध को सप्लाई किया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पानी को सप्लाई किया जाता है, पानी को सप्लाई करने के लिए घरों तक पहुंचाया जाता है, पाइपलाइन बिछाई जाती है ना। इसी प्रकार से गैस के लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है। परंतु न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां दूध को पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में क्या किया जाता है, दूध को पाइपलाइन से भेजा जाता है। तो कहां? न्यूजीलैंड, याद रखना, न्यूजीलैंड में भेजा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा पढ़ते हैं आगे। ठीक है, मिटा देता हूं इसको जरा, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ रहे हैं मिश्रित कृषि के बारे में। मिश्रित कृषि क्या होती है? तो देखिए, जब मनुष्य पशुपालन और कृषि कार्य दोनों एक साथ करता है, यानी वर्ष भर दोनों कार्यों में संलिप्त रहता है, तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। तो मिश्रित कृषि में क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य को पूरे वर्ष भर रोजगार मिलता रहे। और इसमें फसलें कौन सी उगाई जाती है? जौ उगाया जाता है, राई, मक्का और चारे की फसलें उगाई जाती हैं। चारे की यानी पशुओं के लिए चारे की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और मुख्य पशु कौन से पाले जाते हैं? तो भेड़ पाली जाएगी, बकरी, कुक्कुर यानी कुत्ते और सुअर, ये सभी पाले जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, देखिए, किसान के पास पूरे वर्ष भर सिर्फ खेती से ही काम नहीं होता है। ठीक है ना, मनुष्य जो है अब एक नहीं कई सारे काम करना चाहता है। ठीक है, अब मनुष्य सिर्फ कृषि पर भी डिपेंड हो जाए तो भी उसका काम नहीं चलने वाला। तो किसान को दोनों ही काम चाहिए, कृषि भी चाहिए, पशुपालन भी चाहिए, क्योंकि ये उसकी आय के साधन होते हैं। ठीक है, तो पूरे साल भर वो ना तो फसल बोएगा, ना ही फसल को काटेगा, ना ही फसल के बारे में कुछ ज्यादा एक्टिविटी करेगा, कार्य करेगा। असल में उसे करना क्या होता है, कुछ 4-5 महीने में ज्यादा, 3-4 महीने ज्यादा मेहनत करनी होती है फसल के ऊपर। बाकी के जो 5-6 महीने जो है वो किसान के लगभग खाली रहते हैं। तब ऐसे में वो क्या कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। और यही मिश्रित कृषि का उद्देश्य है कि उसे पूरे वर्ष भर रोजगार मिलता रहे। ठीक है, आगे, खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, विखंडित जोतें होती हैं, दूर दूर खेत होते हैं। ठीक है, क्षेत्र तो ये पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में और यूरेशिया के कई सारे क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेयरी कृषि के बारे में।
चलिए डेयरी कृषि के बारे में पढ़ते हैं। डेयरी कृषि क्या है? तो डेयरी कृषि वह व्यवसाय है जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है और उनके द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है और दूध का उत्पादन करके इसे मार्केट में बेचा जाता है जिससे आय प्राप्त की जाती है, जिसे हम डेयरी कृषि कहते हैं। डेयरी कृषि में मुख्य पशुओं के तौर पे भेड़ बकरी और गाय तथा भैंस को पाला जाता है और इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि पशुओं की देख रेख से लेकर के उनके बाड़े बनाना है ना और उनकी बीमारी के इलाज करना, दूध का उत्पादन करने के लिए कई सारी मशीनों का उपयोग करना, ठीक है। तो इस सभी चीज के लिए क्या होता है? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि वर्ष भर पशुओं को चारा डालना है ना, पशुओं का दूध दोहने से लेकर के पशुओं की देखरेख करने में भी मनुष्य का काम होता है, यानी कि श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। और इसके द्वारा जो उत्पादन होता है दूध का, मांस का, तो इसको क्या किया जाता है? डब्बा बंद पैक करके पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। और ये कहां कहां की जाती है? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में की जाती है, कनाडा में की जाती है, न्यूजीलैंड में की जाती है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में भी की जाती है। न्यूजीलैंड में तो दूध को पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। किसके माध्यम से? पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हम आगे पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। तो देखिए भूमध्य सागरीय कृषि कहते किसे हैं? तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का ग्लोब है, तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होता है और इस प्रकार से 0 डिग्री वाली जो रेखा होती है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इस भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या की जाती है? खट्टे फलों की कृषि की जाती है जिसे हम भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है इसीलिए उसको भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। अब इसमें खट्टे फलों की कृषि की जाती है तथा फसलों के तौर पे सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे अंगूर का उत्पादन होता है, जैतून का और अंजीर का उत्पादन होता है। इसी के साथ साथ सब्जियों का भी उत्पादन होता है। अब इसके लिए उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें ज्यादातर कार्य एक प्रकार से बागवानी टाइप के ही किए जाते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक आधार पर फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए तकनीक कैसी चाहिए? तो उच्च तकनीक चाहिए। उत्पादन, तो देखिए जो अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं, कैसे? अच्छे किस्म के अंगूर जो होते हैं तो इनके माध्यम से, इस अंगूर से, अच्छी वैरायटी के जो अंगूर होते हैं उससे मदिरा बनाई जाती है। मदिरा यानी जो नशीला पदार्थ के तौर पर, जैसे शराब वगैरह होती है, ठीक है ना, दारू, उसका उत्पादन किया जाता है मदिरा का। और इसी के साथ साथ जो थोड़ी कम क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के अंगूर नहीं होते, जो कम गुणवत्ता वाले या निम्न गुणवत्ता कह सकते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों से क्या? किशमिश बनाई जाती है, किशमिश, ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से इनके? तो इसके प्रमुख क्षेत्र है यूरोप, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, ट्यूनेशिया, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का एक भाग है, क्षेत्र है, जगह है, चिली और दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया देश इसमें आता है। इस प्रकार से इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। चलिए साथियों अब हम पढ़ रहे हैं उद्यान कृषि के बारे में। और उद्यान कृषि में क्या है? देखिए उद्यान कृषि को ही हम कहते हैं बाजार के लिए किया जाने वाला उत्पादन फसलें, ठीक है ना, जो बाजार के लिए फसलें उगाई जाती है, जैसे सब्जियां उगाई जाती हैं, पुष्प का उत्पादन किया जाता हो, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और मार्केट में पर डे उसको नई चीज आती हो, तो उसे हम कहते हैं उद्यान कृषि। जैसे फूलों का उत्पादन किया जाता है, तो जैसे आज हो रहा है फूलों का उत्पादन, जो फूल आज तोड़ लिए जाएंगे तो वो 2 दिन बाद प्रयोग किए जाए, ऐसा तो नहीं है,
तो फूलों का जो उत्पादन किया जाता है, तो जब फूल को तोड़ लिया जाता है तो वो लगभग 24 घंटे के अंदर ही उपयोग होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो फूल क्या है, मुरझा जाएगा, उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो लगभग 12 घंटे तक इनकी फसलों की क्या होती है, जो जरूरत होती है वो इतनी देर की होती है। ठीक है, नहीं तो वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, फिर उसकी कोई डिमांड नहीं होती है। तो उद्यान कृषि में क्या आता है, जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं इंग्लिश में। अब इसमें पुष्पों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है और कुछ फलों का भी उत्पादन किया जाता है। अब इसमें क्या है, ट्रक कृषि क्यों कहते हैं, क्योंकि जब फार्म से बाजार तक की दूरी ट्रक जो एक रात में तय करता है, क्योंकि फार्म से बाजार तक पहुंचने में उसे एक रात के अंदर ही पहुंचना होता है। क्यों, क्योंकि सुबह उसे फिर मार्केट में फूलों को क्या करना होता है, बेचने के लिए सप्लाई करना होता है। ठीक है, तो वहां पे बड़े बड़े विक्रेता आते हैं खरीदने के लिए, जो फुटकर रिटेलर आते हैं वो आते हैं, तो वो वहां से खरीद करके ले जाते हैं बड़ी बड़ी मंडियों में से, बाजारों में से। ठीक है, तो इसे एक रात के अंदर ही दूरी तय करनी होती है। तो इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रक कृषि रखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, पुष्पों का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्पों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो पुष्पों के उत्पादन को कहा जाता है पुष्पोत्पादन। ठीक है, पुष्पोत्पादन कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर में आ जाता है। ठीक है, और पूरे विश्व में जो सबसे अधिक पुष्पों का उत्पादन करने वाला देश है उसमें आता है नीदरलैंड। और नीदरलैंड कौन से पुष्प का उत्पादन करता है सबसे अधिक, तो ट्यूलिप का। किसका, ट्यूलिप का, जो कि इसका राष्ट्रीय पुष्प भी है। ठीक है, और ये ट्यूलिप का उत्पादन ये करके पूरे यूरोपीय मार्केट को बेचता है, पूरे यूरोपीय बाजारों में बेचता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। करें, चलिए साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं कारखाना कृषि के बारे में। कारखाना कृषि क्या होती है, देखिए ये किसी प्रकार की वो कृषि नहीं जो फसलों का उत्पादन करना, इसमें क्या है, पशुओं को पाला जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना वाणिज्य पशुधन पालन, इसी प्रकार से इसमें भी पशुओं को ही पाला जाता है। एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं और बाड़ों पर इन्हें रखा जाता है, और इनकी विशिष्ट जो जैसे बीमारियां, कोई बीमारी हो जाए तो उसको पशुओं को फिर उसे सभी पशुओं से अलग कर दिया जाता है। यानी पशुओं की बीमारियों का और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसे पशुओं के झुंड से निकाल करके अलग रख दिया जाता है ताकि दूसरे पशु बीमार ना हो जाएं। इसी के साथ साथ इनसे जो उत्पादन होता है, जैसे दूध का उत्पादन हो या फिर इसी के साथ साथ कह सकते हो कि मांस का उत्पादन हो, इसको ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, ये कारखाना कृषि कहते हैं। और इसी के साथ साथ क्या है, इसको रैंच भी कहा जाता है। अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, रैंच कहते हैं। कारखाना कृषि को ही क्या कहते हैं अमेरिका में, रैंच कहते हैं। ठीक है, और पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, और ये क्या है, कारखाना कृषि है। ठीक है, चलिए साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं सहकारी कृषि और सामुदायिक कृषि के बारे में। ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही टाइप की होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। सहकारी कृषि में क्या होता है, सहकारी कृषि में किसान सभी जो एक क्षेत्र के किसान है, किसी भी राज्य के, किसी भी जगह के, तो वो उस क्षेत्र के सभी किसान मिलकर के, एक गांव के सभी किसान मिलकर के एक छोटी संस्था बना लेते हैं। ठीक है, और वो संस्था बना करके फिर कृषि कार्य संपन्न करते हैं। यानी वो फिर अपने खेतों की मेड़ क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से मिला लेते हैं और सभी मिलकर के फिर उसमें उत्पादन करते हैं। ठीक है, और उत्पादन करते हैं, फिर उसके बाद उसे आपस में बांट लेते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने जिस व्यक्ति ने जितना कार्य किया होता है, जितना उसकी जमीन होती है, उसी के आधार पर उसके क्या मिल जाता है, फिर उत्पादन, यानी फसलों का जो होता है अनाज का उत्पादन, वो मिल जाता है। ठीक है, अब सहकारी कृषि में क्या है, संस्था बना करके उत्पादन किया है। तो ये सहकारी आंदोलन जो है वो सबसे ज्यादा जो सफल हुआ था वो डेनमार्क में हुआ था, यूरोप के डेनमार्क में। तो एक नंबर में पूछा जाता है कि सहकारी आंदोलन सबसे ज्यादा कहां सफल हुआ था, तो डेनमार्क में हुआ था। बाकी क्या है, डेनमार्क का क्या है कि डेनमार्क में जो हर एक परिवार का सदस्य जो था वो उसमें इसका हिस्सा था। चलिए साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सहकारी कृषि और सामुदायिक कृषि। देखिए सहकारी कृषि क्या होती है, जब किसान एक संस्था बना करके कृषि कार्य संपन्न करते हैं और आपस में मिलकर के खेती बाड़ी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि में किसान अपनी एक संस्था क्यों बनाते हैं, ताकि खेती बाड़ी
से उत्पादन ज्यादा किया जा सके और अच्छे से देख रेख का काम भी किया जा सके। ठीक है, इसीलिए सहकारी कृषि की जाती है। सहकारी कृषि का जो आंदोलन है वो यूरोप में चला और यूरोप के किन जगह पर सफल हुआ, किन देशों में सफल हुआ, तो सबसे ज्यादा इसे सफलता मिली थी डेनमार्क में और उसके बाद नीदरलैंड में। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक सफलता सहकारी कृषि को या सहकारी आंदोलन को कहां मिली थी? डेनमार्क में, क्योंकि डेनमार्क का हर सदस्य कृषि आंदोलन का यानी सहकारी आंदोलन का सदस्य था। ठीक है, इसी प्रकार से ये नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम में भी की जाती है। ठीक है, सहकारी कृषि के बाद अब हम पढ़ रहे हैं सामुदायिक कृषि। सामुदायिक कृषि क्या है? तो सामुदायिक कृषि वह कृषि है जब गांव के सभी किसान अपने खेतों को आपस में मिला करके एक साथ मिलकर के कृषि करते हैं। यानी सहकारी कृषि और सामुदायिक कृषि दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, किसानों को दैनिक जीवन चलाने के लिए यानी दैनिक जीवन यापन के लिए दैनिक जीवन यापन के लिए एक छोटा सा खेत दिया जाता है, छोटा सा खेत दिया जाता है जिसमें वो अपनी दिनचर्या, अपने दैनिक जीवन का भरण पोषण कर सके। ठीक है, और ये वाली कृषि कहां शुरू की गई थी? तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में शुरू की गई थी, सोवियत संघ में शुरू की गई थी। और इसको वहां क्या कहा जाता है? तो सोवियत संघ में इसको कोल खहोज के नाम से जाना जाता है, यानी कोल खहोज कहा जाता है। और यहीं पर जब हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो यूएसएसआर की यात्रा पर गए थे, उसके बाद उन्होंने जब वो वहां से वापस आए थे तो भारत में भी उन्होंने इसी प्रकार से समाजवादी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से सामुदायिक कृषि और सहकारी कृषि लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अब हम जानते हैं खनन के बारे में कि खनन क्या है। तो धरती के जमीन को खोद कर यानी धरती को खोद करके जो वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। ठीक है, तो खनन एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जमीन से खनिज तत्वों को निकालता है। ठीक है, अब खनन दो प्रकार का होता है, तो खनन समझ में आ गया। अब एक खनन कितने तरह का है? तो दो तरह का है। ठीक है, एक है कूपकी खनन और दूसरा है कूपकी खनन और दूसरा है विवृत खनन। ठीक है, की खनन और दूसरा है विवृत खनन। तो जब खनन कार्य ज्यादा गहराई तक किया जाता है तब उसे कूपकी खनन कहा जाता है और इसमें विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मालगाड़ियों की जरूरत होती है और इसी के साथ साथ और भी कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन की। ठीक है ना, इसी के साथ साथ इसमें विशेष प्रकार के वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। और विवृत खनन जो है, जो कि जब धरातल के कम गहराई से खनन कार्य किया जाए, धरातल की कम गहराई पर खनन किया जाए और खनिज तत्वों को निकाला जाए, तब उसे विवृत खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवृत खनन कहा जाता है। और विवृत खनन कम गहराई तक किया जाता है, इसमें उपकरणों की यानी अधिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार का खनन है और खनन कार्य जो किए जाते हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में किए जाते हैं जहां पर बड़ी मात्रा में खनिज अयस्क पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अब हम थोड़ा चलिए साथियों, क्या है कि अब मैं खनन के बारे में पढ़ लिया है और खनन के बारे में जान चुके हैं। तो खनन दो तरह का होता है, पहला है कूपकी खनन और दूसरा विवृत खनन, और इसी को कहा जाता है धरातलीय खनन
और इसी को कहा जाता है कूप की खनन यानी भूमिगत खनन। भूमिगत खनन इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खनन वाला जो चैप्टर है ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके साथ ये इन वन शॉट में रिवीजन भी कंप्लीट होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला चैप्टर, अपना चैप्टर कब अच्छे से तैयार कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी तक आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और वादा करते हैं कि आपसे कि आपका हर चैप्टर अच्छे से कराएंगे रिवीजन में और आपको अच्छे से चैप्टर की मजबूती के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व कुछ ऐसा बनाएं कि देश को आप पर गर्व महसूस हो। जय हिंद, जय भारत।